नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। बड़ी खबर आ रही है। पीएम केयर फंड से अब 2100 करोड़ रुपए यानी कि 2100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं वेंटिलेटर्स के लिए। और इसमें खास बात यह है कि जो वेंटिलेटर की खरीद होगी वो मेड इन इंडिया भी होंगे। एक वेंटिलेटर की जो कीमत है अभी तक 7 से 8 लाख रुपए आती है और इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ये मेड इन इंडिया होते हैं तो ये कहा जा रहा है कि 50,000 वेंटिलेटर और खरीदे जाएंगे इस पीएम केयर फंड से, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने खासकर बहुत सवाल उठाए थे। और उन सवालों की वजह बाद में लोगों को समझ में भी आई थी, और वो वजह थी कि पहले जो प्रधानमंत्री जो कैलेमिटी फंड था या प्रधानमंत्री राहत कोष था, उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को एक मेंबर के तौर पर रख दिया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल के द्वारा। अब उसी वजह से इसको लेकर ये स्पेशल फंड बनाया गया था और पीएम केयर के नाम से, जो कि कोविड-19 नाम का जो वायरस है उससे पीड़ित लोगों को लेकर तमाम योजनाओं के लिए फंडिंग मांगी गई थी और जो पुरानी फंडिंग थी उसको अलग रखा गया था। और इस पर तमाम सवाल उठाने की कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने ये कहने की कोशिश की थी कि जब पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष था तो इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन अब जिस तरीके से इस फंड का इस्तेमाल हो रहा है उससे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्पेशलाइज्ड फंड होने से कितने फ़ायदे हैं। अगर वेंटिलेटर की अब तक देश में जो उपलब्धता की बात की जाए तो भारत के अंदर 47,000 वेंटिलेटर अब तक उपलब्ध हुए हैं पिछले 70 सालों में। लेकिन अब जो नई खबर आ रही है उसके बाद ये जो आंकड़ा है वो 1 लाख के लगभग हो जाएगा। और अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ भी अभी करीब 1.5 लाख के करीब वेंटिलेटर हैं, जो कि कम पड़ रहे हैं कोरोना की इस महामारी में। कोरोना की महामारी हो या दूसरी जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन लोगों की होती है, उसमें वेंटिलेटर जैसी जो मशीनें होती है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और जो आंकड़ा हमने बताया है वो केवल सरकारी अस्पतालों का नहीं है, बल्कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में मिलाकर देश के अंदर केवल 47,000 वेंटिलेटर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शोचनीय स्थिति है। और इसको लेकर पिछली सरकारों ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। पहले वेंटिलेटर इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया और तमाम उन कंपनियों को सहायता दी, उनको आगे बढ़ाया जो वेंटिलेटर निर्माण का काम भारत में कर रही हैं। तो उसी वजह से ये बहुत बड़ी आपूर्ति सरकार करा पाएगी। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जब सस्ते में वेंटिलेटर मिलेंगे तो प्राइवेट अस्पतालों में भी वेंटिलेटर अच्छी तरीके से खरीदे जा सकेंगे, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली जनता को ही मिलेगा। तो पीएम केयर फंड का अच्छा और सच्चा इस्तेमाल हो रहा है और उसकी वजह से अब उम्मीद है कि ये जो वेंटिलेटर की जो मशीनें हैं वो देश के अस्पतालों में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और अभी तक जो आंकड़ा है उसमें अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर केवल 986 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जिसमें से करीब 610 वेंटिलेटर वो सरकारी अस्पतालों में हैं और उसके अलावा 377 वेंटिलेटर हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में इतने बड़े बड़े अस्पताल होने के बावजूद वेंटिलेटर की जो सिचुएशन है वो कितनी कम है। और अगर पूरे देश में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेंटिलेटर की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, जो भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश में करीब 1,500 के करीब वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में है और 5,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों में है। तो सीधे तौर पर वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों को ही मिलेंगे जो पीएम केयर फंड वाले हैं, तो निश्चित तौर पर सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहतर होगी। और ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट जो अस्पताल होते हैं उनका खर्चा ज़्यादा होता है। लोगों को जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है तब वेंटिलेटर वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता सरकारी अस्पतालों में, और उसकी वजह से वो लोग बड़े शहरों की तरफ, खासकर दिल्ली की तरफ लोग रुख करते हैं जहाँ पहले से ही वेटिंग होती है। तो निश्चित तौर पर ये जो एक स्वास्थ्य के जो संदर्भ में एक बड़ा कदम होने जा रहा है और इसको लेकर ये भी अभी बताया गया है कि निश्चित तौर पर अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी इस तरीके की खरीद होती रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से पीएम केयर जो डेडिकेटेड फंड है उसमें 11,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड आ चुका है और भी फंड आ रहा है, उसका फ्लो बढ़ता जा रहा है।
तो निश्चित तौर पर उसका सदुपयोग भी होता हुआ दिख रहा है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने शुरू से इस पर सवाल उठाने की कोशिश की थी और कांग्रेस ने यह भी कहा था कि पीएम केयर फंड का जो ऑडिट है वो प्राइवेट से क्यों कराया जा रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष का फंड था उसकी ऑडिट कराने का काम कांग्रेस ने अपने ही एक पुराने जन्मजात कांग्रेसी की फर्म से कराया था। और अगर इस फर्म का नाम मैं आपको बताऊं तो ये फर्म हुआ करती थी, ये ठाकुर की फर्म थी जो कि इसको ऑडिट करती थी और ये कांग्रेसी लीडर था जो कि कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स थे उनके साथ अच्छा संबंध रखता था। लेकिन जब पीएम केयर फंड के लिए जिस कंपनी को ऑडिट का ठेका दिया गया है वो दरअसल एक अलग फर्म है और ये है सार्क एंड एसोसिएट्स, और इसी को बाद में जब कांग्रेस की सरकार चली गई थी तो पीएम जो राहत कोष है उसके लिए भी नियुक्त किया गया था। तो निश्चित तौर पर एक प्राइवेट और इंडिपेंडेंट ये एक संस्था है सार्क एंड एसोसिएट्स करके, और जो कांग्रेस के द्वारा लाइफ लॉन्ग कांग्रेस जो एक रखा गया था एक कांग्रेसी को कि वो ऑडिट करेगा, निश्चित तौर पर वो पर्दा डालने के लिए था कि कांग्रेस उसके अंदर क्या करती है। कांग्रेस की तरफ से ये भी सवाल उठाए गए थे कि जो सार्क एंड एसोसिएट है उसका जो मालिक है सुनील गुप्ता, उसके फोटो उन्होंने कांग्रेसियों ने डालने की कोशिश की थी बीजेपी के नेताओं के साथ, और इसके जवाब में फिर वो फोटोग्राफ भी सामने आ गए थे जिसमें सुनील गुप्ता को हरीश रावत से लेकर शीला दीक्षित के साथ तक, मणिशंकर अय्यर से लेकर और तमाम कांग्रेसी रहे हैं उनके साथ फोटो दिखे थे। तो निश्चित तौर पर ये पुरानी आदत कांग्रेस की रही है कि वो हर अच्छे काम पर सवाल उठाती है और उन सवालों को उठाकर अपने पुराने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश भी करती है। और पीएम केयर फंड को बदलने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इसमें हमेशा ही एक मेंबर के रूप में होता था, जो कि तब वो सत्ताधारी पार्टी थी, और जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी ही चालाकी से ये षड्यंत्र के तहत अपनी पार्टी के मुखिया को इसमें रख दिया था, जिसकी वजह से सोनिया गांधी इस पीएम जो रिलीफ फंड था उसके अंदर अभी तक बनी हुई थी और उसका कोई भी संवैधानिक पद नहीं था, लेकिन वो इस फंड के लिए जो मॉनिटरिंग कमेटी थी उसमें मेंबर थी। और अब जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसमें इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसमें अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, रक्षा मंत्री इसमें होते हैं और इसमें होम मिनिस्टर भी होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो पदाधीन होते हैं, पदेन होते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें किसी तरीके के घपले को, खासकर जो पुराना फंड था उसमें बहुत ज़्यादा जो पावर्स थी वो उसका कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं था, लेकिन इस जो पीएम केयर फंड है उसमें स्पष्ट है कि अगर जो अन्य लोग हैं वो चाहें तो प्रधानमंत्री की सहमति से उस फंड के लिए और ज़्यादा सुझाव भी दे सकते हैं और मुख्यमंत्रियों से सुझाव ले सकते हैं, तमाम डिपार्टमेंट से इसमें ले सकते हैं। तो सीधे तौर पर इसका ज़्यादा अच्छी तरीके से और कम फॉर्मेलिटी के साथ प्रयोग हो सकता है, जो कि अब देखने को मिल रहा है कि इस फंड का अब तक जो प्रयोग हुआ है कि जो कोरोना वायरस पीड़ित हैं उन लोगों के लिए भी खर्चा किया गया है, मजदूर जो माइग्रेंट लेबरर थे उनको पहुंचाने में भी पीएम केयर फंड से पैसा लिया गया है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसमें से डेडिकेटेड फंड में से पैसा दिए जाने की बातें सामने आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं उन सारे सवालों के जवाब हैं और एक करारा जवाब है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसने शुरुआत में जब पीएम केयर फंड का गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, तब कांग्रेस ने तमाम सवाल उठा दिए थे और सीधे तौर पर इसके बहाने राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे फंड का घपला करने के लिए ये अलग फंड बनाया है। कांग्रेस की जो कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिसके ऊपर तमाम आरोप हैं, तमाम केसेस चल रहे हैं और वो अभी जमानत पर भी है, जमानत पर राहुल गांधी भी है। सोनिया ने भी ये कहा था कि ये फंड बनाने के पीछे मंशा गलत है, यहाँ पैसे का घपला करने के प्लानिंग कर रही है मोदी सरकार। ये बात वो लोग कह रहे थे जो 10 साल तक देश के ऊपर इतने बड़े बड़े घोटाले करके कर्जे का बोझ और तमाम तरीके की स्थितियां पैदा कर चुके हैं। वही लोग पीएम केयर फंड पर सवाल उठा रहे थे और अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा साबित करने के लिए तमाम ऐसी दलीलें दे रहे थे, जिसमें कि ऑडिट की भी दलील थी, जबकि पिछले 70 सालों में जो ऑडिट हुआ या न हुआ था प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का, उसको लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं था।
तो अब ये बात सामने आ चुकी है कि कांग्रेस का काम केवल और केवल अफवाहें फैलाना है और सरकार को बदनाम करना है। उन्हें ये इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार अगर जनता के लिए अच्छा काम कर रही है, आज की जो महामारी का जो समय है उसमें जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसकी सराहना करने की बजाय, सरकार के साथ मिलकर बेहतर काम करने की योजना बनाने की बजाय कांग्रेस टांग खींचने में और आरोप प्रत्यारोप करने में ज़्यादा विश्वास करती है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता धीरज चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री उस काल्पनिक लोक से वापस जमीन पर आ जाएं जिसकी वजह से कोरोना महामारी को हैंडल करने में वो विफल रहे हैं, और कोरोना को अगर हैंडल करना है तो जमीन पर उतरकर वास्तविकता से रूबरू होना पड़ेगा। ये बात वो लोग कह रहे हैं जो तमाम क्षेत्रों में विफल हो चुके हैं, तमाम चीज़ों को लेकर उनकी आलोचना होती रहती है और सरकार में जब वो रहते हैं तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करते हैं। आज जब बेहतर तरीके से पूरी दुनिया ने भी जब लॉकडाउन पहली बार लगा था उसकी तारीफ़ की थी, उसके बाद जब बढ़ाया गया उसकी तारीफ़ की थी, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं तब आपके पास बचाव ही एक रास्ता होता है। और वही सरकार ने किया था कि शुरुआत में लॉकडाउन लगाकर अपनी तैयारियों को बढ़ाया था। और इसका एक उदाहरण ये है कि जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा था तब जो अस्पतालों की संख्या थी या कोरोना डेडिकेटेड जो लेबोरेटरी की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। सरकार ने बाद में उसको लॉकडाउन के दौरान इतना बढ़ा लिया कि अब जब अर्थव्यवस्था को खोला गया तो बहुत ज़्यादा पैनिक जैसी सिचुएशन कहीं देखने को नहीं मिली, बहुत ज़्यादा मारामारी की सिचुएशन देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो 130 करोड़ के इस देश में स्थितियां बहुत ज़्यादा भयावह हो सकती थी, मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी और मौत का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकता था। आज दुनिया में अगर मरीज़ भारत में बढ़ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस बुराई कर रही है, आलोचना कर रही है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं समझ रही कि भारत में जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है और सही होने का जो दर है वो बहुत ज़्यादा है, बेहतर स्थिति में है। क्योंकि अभी तक जो बड़े बड़े देशों में जिस तरीके से स्प्रेड हुआ है उस तरीके से स्प्रेड देश में नहीं हुआ। हमारा अगर पर मिलियन पे देखा जाए तब भी ये पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि मरीजों की संख्या के मामले में भारत चौथे नंबर पर आ गया है, इसलिए देश की सरकार विफल है। लेकिन वो ये इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि देश की आबादी भी 130 करोड़ है और चीन के जो आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। चीन में कितने लोग मरे हैं ये चीन के अलावा कोई नहीं जानता है, क्योंकि चीन ने उन सारी बातों को छुपा रखा है। अकेले वुहान शहर में कितने लोग मरे थे जिसकी आबादी 1.5 करोड़ थी, उसको भी पूरी तरह से अभी सच्चाई बताई नहीं गई है। अमेरिका का तो आरोप ये है और तमाम दूसरी एजेंसियों के आरोप हैं कि अकेले वुहान शहर में लाखों लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो सकी है। लेकिन कांग्रेस इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढती है सरकार के ऊपर सवाल उठाने का। और वहीं दूसरी तरफ सरकार जिस तरीके से काम किया, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है और ये एक ऐतिहासिक तौर पर भी हो रहा है कि देश में अब तक 47,000 वेंटिलेटर थे, अब उनको बढ़ाकर 1 लाख किया जा रहा है। आने वाले समय में सरकार के द्वारा एक ही झटके में, जो 70 सालों में नहीं हुआ, जितने वेंटिलेटर 70 सालों में देश के अंदर नहीं अस्पतालों में पहुंचाए गए उससे ज़्यादा 1 साल के अंदर अगर इस साल होने जा रहा है तो इसके लिए कांग्रेस को तमाम चीज़ें भूल कर बधाई देनी चाहिए सरकार को। जय हिंद, जय भारत।